एक औरत आत्मसम्मान के लिए कुछ भी कर सकती है। रागिनी के आंसू छलक आए और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने आप को हौसला देते हुए मन ही मन में कहा, जो होगा देखा जाएगा। परंतु यूं बार बार तानों की बरसात से तो छुटकारा मिल जाएगा। और अपनी पीठ थपथपाई, अपने आंसू पोंछे और पूरे बदन पर सुगंधित बॉडी वॉश लगाया और गुनगुनाते हुए शॉवर के नीचे खड़ी रह गई। रागिनी अपने आप को हल्का महसूस कर रही थी। वहाँ बाथरूम में रागिनी चैन से कई दिनों के बाद स्नान कर रही है और यहाँ पूरे घर में खलबली मच रही है। बाहर होते कोलाहल से अनजान रागिनी अपने लिए ख्वाब बुन रही थी कि मनीष ने झुंझलाते हुए बाहर से दरवाज़ा खटखटाया और कहा, सो रही हो क्या? नहाना हो गया है तो जल्दी से बाहर आकर नाश्ता बना दो, मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है। और हाँ, माँ, बाबूजी और रोहित भी नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं। रागिनी ने बाथरूम के अंदर से ही कहा, आज ना नाश्ता बनेगा और ना लंच। सामान आएगा तो फिर बनाने के लिए सोचूंगी। हाँ, वो भी मेरे समय के हिसाब से आया तो। क्या बकवास कर रही है? मतलब घर में कुछ भी नहीं है और तुम सामान खरीद कर क्यों नहीं लाई? पैसे तो आए दिन लेती रहती है मुझसे। पता है मेरे पास पैसों की झाड़ है, तो लूटती रहती है आए दिन, मनीष ने गुस्से में कहा। तभी सिर पर टॉवेल लपेटकर रागिनी बाथरूम से बाहर निकल आई और उसने बड़ी शांति से कहा, हाँ, घर में कुछ भी नहीं है और मेरी जिम्मेदारी सिर्फ खाना बनाकर खिलाने की है ना, कि सामान खरीद कर लाने की। घर में जो सामान आएगा उस हिसाब से ही अब खाना बनेगा, क्योंकि मैंने तो अपने मायके में कुछ भी नहीं देखा। मेरे माता पिता के पास तो कुछ भी नहीं है जो हमें खिला पिला सके। मैंने तो इधर आकर ही सब कुछ देखा है और खाया है। हम तो क्या कहते हैं आप लोग? वो क्या गरीब? ना, आपकी भाषा में क्या कहते हैं? नंगे भूखे, भिखारी। परंतु मिस्टर मनीष, आपके पास पैसे ही हैं, उससे ना किसी की भूख मिट जा सकती है न प्यास। भूख प्यास मिटाने के लिए भी पानी और सामान की ज़रूरत पड़ती है। रागिनी अपने कमरे की ओर तेज कदमों से बढ़ गई। पीछे पीछे मनीष भी गुस्से में आ गया और कहा, ये क्या लगा रखा है सुबह सुबह? कोई काम धंधा है कि नहीं? खाना नहीं बनाना है तो मत बनाओ, हम बाहर से ऑर्डर कर देंगे। हम कोई तुम्हारे मोहताज नहीं है। ठीक है, कर लीजिए ऑर्डर, और हाँ, मेरे लिए भी एक सैंडविच ऑर्डर कर देना। कहते हुए रागिनी ने आंखों में आए आंसुओं को रोकते हुए बाल संवारने लगी। उसे लगा कि उसका हौसला टूट जाएगा अगर वो सबके सामने जाएगी तो आज कैसे भी करके कमरे से बाहर निकलना नहीं है, वो मन ही मन सोच रही थी। तभी दरवाजे पर बेटा और सासू माँ रमा जी खड़े दिखाई दिए। वापस से अपना हौसला बढ़ाया और मुंह बनाते हुए कहा, चाय पत्ती और शक्कर नहीं है, चाय पीना है तो लेकर आइए। आज रागिनी को अपने आत्मसम्मान के सामने ना अपना बच्चा दिख रहा था और ना ही सास ससुर, जिसका वो बड़ा मान सम्मान करती है, परंतु वे लोग भी तो उसके आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचा रहे थे। उसने कुछ कहने के बजाय चुप रहना ही मुनासिब समझा। बेटा और रमा जी कुछ देर खड़े रहे, फिर वो लोग चले गए। कितने दिनों या यूं कहे कि कितने सालों का लावा भरा हुआ है रागिनी के अंदर, आज ये लावा पिघल रहा है। परंतु रागिनी को मन में यह डर भी है कि कहीं आत्मसम्मान पाने के चक्कर में कहीं इतने सालों से जमी जमाई अपनी गृहस्थी तो बिखर नहीं जाएगी। साथ ही यह ख्याल भी आ रहा था कि इतने सालों से अपने आत्मसम्मान के बारे में नहीं सोचा और आज यूं अचानक अपनी वजह से हैरान हो रहे बेटे सास ससुर जी को देखकर उसका दिल पसीज जाता और आंखों में आंसू। फिर अपने आप को संभालते हुए कहती, अब जब कदम उठा ही लिया है तो वापस मुड़कर देखना नहीं है। बात यूं तो कुछ खास नहीं है। रागिनी भी एक आम गृहिणी की तरह ही एक गृहिणी है जो अपने घर वालों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। जब तक शादी करके आई नहीं थी तब तक रमा जी, किशन लाल जी और मनीष तीनों एक दूसरे के सहारे अपनी जिंदगी के दिन काटते थे। तीनों को खाने पिलाने का बहुत शौक है, तो आए दिन घर में कुछ न कुछ चलता रहता। कभी किशन लाल जी के दोस्त तो कभी रमा जी की किटी पार्टी, या तो फिर मनीष के यार दोस्तों से घर भरा हुआ रहता था। खाने के लिए रमा जी जो बना सकती थी वो तो बना दिया करती और फिर ज़्यादातर खाने की चीज़ें बाहर से ही आती और रमा जी को काम वाली बाई का पूरा पूरा सहारा रहता। जैसे ही रागिनी ने शादी कर अपने कदम घर में रखे ही कि तीनों ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। परंतु घर पर लोगों का आना जाना और खाना पीना तो वैसे का वैसा ही रहा।
रागिनी के सिर पर घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी आ गई। बेचारी डरी सहमी सी कब इस गृहस्थी के दलदल में फंसती गई, उसका उसे पता भी नहीं चला। काम वाली बाई का सहारा तो उसे भी था, परंतु जितना रमा जी के समय में था उतना नहीं। फिर भी कभी रागिनी ने कभी किसी बात की शिकायत की, ना ही अपने कर्तव्य से पीछा छुड़ाया। उसे हमेशा एक ही बात समझ नहीं आई, या यूं कहें कि उसे पसंद नहीं आई, वो थी घर में आए दिन कोई न कोई मेहमान आते जाते रहते ही तो उसके भगत के लिए जो सामान आए दिन लाना पड़ता है, और उसके लिए जब वो मनीष के आगे हाथ फैलाती तो हर बार मनीष को उसे अपमानित करना और 100 बातें सुनाना, और तो और रागिनी के माता पिता और मायके के बारे में भी सुनाना। रागिनी कई बार चुप रह जाती या कई बार सोचती कि वो उसका विरोध क्यों नहीं करती, फिर यह समझकर चुप रहती कि अगर खामोशी से रिश्ते निभाए जाते हैं तो क्यों कुछ कहकर रिश्तों में मनमुटाव पैदा करना। ऐसे ही दिन बीत गए और वो एक बेटे की माँ भी बन गई। बेटा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। कहते हैं ना कि सपूत के लक्षण पालने में, ऐसा ही कुछ रागिनी को अपने बेटे के भीतर दिखने लगा। वो भी अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलने का शुभारंभ कर रहा है। इसलिए आज रागिनी ने अपने बेटे की खातिर खुद का हौसला बढ़ाते हुए अपने आत्मसम्मान की खातिर इतने सालों बाद घर में ही एक जंग छिड़ दी है। आप लोग कहेंगे कि इतने सालों तक चुप रही, और अब क्यों? इसलिए कि वो आगे आने वाले दिनों के लिए पहले से ही रास्ता तय कर रही थी कि आगे अगर उस जैसे ही उसके बेटे की बहू आए तो उसे अपना आत्मसम्मान यूं गिरवी रखना पड़े और अपने दिल को यूं बार बार टूटते हुए देखना ना पड़े। ऐसे ही 2 दिन बीत गए, ना घर में चूल्हा जला और ना ही घर वालों ने ठीक से खाना खाया। पर रागिनी जैसे पत्थर की हो गई है। ऐसा दिखावा तो करती है, परंतु उसका दिल यूं अपने घर वालों को परेशान देखकर टूट भी रहा है। सुबह सुबह मनीष ने अकड़ दिखाते हुए कहा, आज रविवार है, घर में जो सामान लाना है उसकी लिस्ट बनाकर मुझे दे दो, जिससे हमें बाहर खाने से निजात मिले। और हाँ, मैंने ब्रेड, बटर, चाय पत्ती, शक्कर और दूध का इंतजाम कर दिया है, इसलिए जाकर चाय नाश्ता बना दो। ऊंट को पहाड़ नीचे आता देख रागिनी ने चुपचाप रसोई में जाना मुनासिब समझा। सबको चाय नाश्ता देकर खुद भी चाय नाश्ता कर लिया और एक बड़ी सी लिस्ट बनाकर मनीष के हाथों में थमा दी। मनीष भी जैसे अपनी जीत हुई हो ऐसा मानकर सीना तान कर लिस्ट लेकर चला गया बाजार। रागिनी मन ही मन मनीष की हरकत को देखकर मुस्कुरा रही थी। करीब दोपहर के 3 बजे मनीष वापस आया। उसके हाथ में बहुत सारा सामान था। उसने सामान को पटकते हुए कहा, पहले ठंडा पानी पिला दो और फिर कुछ खाने को दे दो। भूख प्यास की वजह से मेरी जान हलक में अटक गई है। रागिनी ने पानी का गिलास थमाते हुए कहा, अभी तो सामान लेकर आए हैं, देखती हूँ क्या फटाफट बनता है। तो क्या तुमने अभी तक खाना नहीं पकाया? माँ, बाबूजी और रोहित की जरा भी दया नहीं आ रही तुम्हें? वो लोग भूखे बैठे हुए हैं अभी तक, और तुम बेफिक्र होकर टीवी देख रही हो। मनीष ने गुस्से में कहा, आप अभी सामान लेकर आए हैं तो खाना भी अभी ही बनेगा, और इतने ही ख्याल अपने माता पिता और बेटे का था तो कुछ लेते आते खाने के लिए, या ऑर्डर कर देते। रागिनी ने थैली में से सामान निकालते हुए बड़ी शांति से कहा। अभी तक शांति से बैठी रमा जी का गुस्सा अब फट पड़ा और उन्होंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, देख रागिनी, जो तुम हमें इस तरह भूखे मारकर हमारे पर राज करने की सोच रही है तो वो मैं अपने जीते जी कभी होने नहीं दूंगी। ये तो हमारे संस्कार हैं जो तुम्हारे इशारों पर पिछले 2 दिनों से नाच रहे हैं। अब बहुत हो गया, यहाँ रहना है तो हम जो कहेंगे और करेंगे ऐसे ही रहना होगा तुम्हें, वरना यह घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। क्यों चली जाऊँ मैं यहाँ से? ये घर पर आपके जितना ही मेरा अधिकार है। आप लोग बारात लेकर आए थे मेरे माता पिता के दरवाजे पर, हम नहीं। और एक बात कान खोलकर सुन लो, आप सब मुझे घर से बाहर निकालने के लिए जितने लोग बाराती बनकर आए थे वो सब मुझे मेरे माता पिता के दरवाजे पर छोड़ने आएंगे। साथ ही जितना सामान और चीज़ें मेरे मायके से आई थी वो सभी वापस चाहिए, क्योंकि मैं आपका पूरा सामान यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। दूसरी बात, आपके घर पर रहकर मैंने जितना खाया पिया उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों की और आपके नाते रिश्तेदारों की आवभगत की, उसका खामियाजा भी मुझे चाहिए, क्योंकि मेरा तन मन मैंने आप लोगों के हवाले किया है। एक और बात, जितनी बार मेरा और मेरे माता पिता का इस घर में अपमान किया है उतनी बार आपको भी अपमानित होना पड़ेगा। इसके साथ मेरे आत्मसम्मान को वापस लौटाना होगा। आपने मेरा शरीर से हुआ खामियाजा तो चुकता देंगे, पर मेरे मन में पड़े घावों को किस तरह भरेंगे वो भी ज़रा बता दीजिएगा।
कहते हुए रागिनी जो अब तक अपना हौसला संभाले हुए थी वो फूट फूट कर रोने लगी। मनीष, रमा जी और किशन लाल जी रागिनी की बात सुनकर जैसे सांप सूंघ गया हो ऐसे चुप हो गए। परंतु रोहित जो अब तक चुप बैठा है उसने रागिनी के आंसू को पोंछते हुए कहा, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूँ। तुम तो मेरी रोल मॉडल हो जो बिना किसी से कुछ कहे अपनी परवाह किए बिना दूसरों की खुशी में खुश रहती है और हर तरह से अपने घर और परिवार को समर्पित है। तुम्हारी जैसी माँ की कोख से जन्म लेना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस अपनी ममताई छाँव को सदा मेरे ऊपर बनाए रखना। रागिनी ने अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। अब 1 से 2 हो गए तो रागिनी में भी हिम्मत वापस आ गई। वो चुप रहकर घर के काम करती जितना कि जो ज़रूरी हो, क्योंकि उन लोगों का घमंड भी तो दूर करना था। आए दिन होती पार्टियां अब बंद हो गई, क्योंकि जिसके भरोसे पर वो अपने आन बान शान का प्रदर्शन कर रहे थे उसने अपने पांव पीछे हटा दिया है। अब जब भी छुट्टी हो तो मनीष को अब घर के सामान के लिए पूरा दिन निकालना पड़ता था। रमा जी और किशन लाल जी को सब्जी दूध वगैरह के लिए अब सुबह शाम निकलना पड़ता है। साथ ही लाइट बिल, गैस बिल और धोबी को भी देखना पड़ रहा है। रोज़ाना कुछ न कुछ लगा ही रहता है। जब रागिनी इस सब चीज़ों को संभालती थी तब सब बेफिक्र होकर अपने मस्त मगन रहते थे और अब दोस्तों से मिलना तो दूर 2 मिनट बात करने का भी समय नहीं मिलता है। ऐसे ही लगभग 5-6 महीने बीत गए। अब धीरे धीरे मनीष और रमा जी को अपनी गलती का एहसास होने लगा था और साथ ही जो अकड़ थी वो अब कहीं ना कहीं थोड़ी ढीली होती दिखाई दे रही थी। किशन लाल जी की हालत रागिनी की तरह ही थी। उन्हें अपने बेटे और पत्नी की हाँ में हाँ मिलाने का अलावा कोई रास्ता नहीं था, सो वो चुप रहने में ही अपनी भलाई समझते थे। मनीष अब वापस अपने यार दोस्तों से तो रमा जी अपनी किटी पार्टी से मिलने का प्लान बना रहे हैं और साथ ही साथ रागिनी को समझाने का भी। वैसे भी रागिनी तो कब से इस दिन के इंतज़ार में ही थी कि कब उन लोगों की आंखें खुले और सच्चाई को स्वीकारें। जब मनीष और रमा जी ने मिलकर रागिनी से माफ़ी मांगी और कहा कि आगे से तुम जैसा चाहोगे वैसा ही घर में होगा और सामान लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी अकेले की नहीं होगी और तुम्हें तुम्हारे माता पिता को कुछ भी कहा नहीं जाएगा, साथ ही घर में होते खर्च के लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहराकर कुछ भी अनाप शनाप बोला नहीं जाएगा। रागिनी की आंखें आज फिर से खुशी के आंसू से छलक उठी और अपने आत्मसम्मान को वापस पाकर उसके चेहरे की रंगत ही बदल गई। दोस्तों, एक गृहिणी चाहे तो क्या क्या नहीं कर सकती, यह बताने की कोशिश की है। बस उसके हौसलों को थोड़ी सी उड़ान भरने में सहायता की ज़रूरत होती है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो इस चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करें।